ओके, तो अभी तक जो हमने बजट में पढ़ा था, वी अंडरस्टूड अबाउट कि बजट कैसे पास होता है, बजट के स्टेप्स क्या है, प्रोसेस क्या है। देन हमने कोई कुछ मैक्रो फिस्कल नंबर्स को देखा, मतलब बजट के डेटा को देखा कि कितना डेफिसिट है, कितना एक्सपेंडिचर है, इन सारे डेटा को देखा। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज डेटा कि उस डेटा का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से बजट को समझना है उस डेटा के थ्रू। उसके बाद हमने कुछ डेफिसिट का ट्रेंड देखा कि कोविड के पहले डेफिसिट क्या था, फिर कोविड के समय डेफिसिट बढ़ गया, एंड देन देयर वाज अ ग्लाइड पाथ। और ग्लाइड पाथ के लिए मैंने इंडिकेट किया था कि ये इसलिए है बिकॉज देयर इज अ डिसिप्लिन इंटैक्ट। एक डिसिप्लिन है जो इंटैक्ट है, वो है FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये बजट को डिसिप्लिन में रखता है जिससे कि बजट सस्टेनेबल हो सके। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेट सस्टेनेबिलिटी यानी ऋण स्थिरता के बारे में पढ़ा था कि ऋण कैसे स्थिर रहता है। उसका हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर ग्रोथ रेट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट, देन डेट जो है वो स्टेबलाइज्ड है, मतलब आपका डेट जो है स्टेबल है, चल जाएगा, देश ग्रो करेगा फिर भी। ठीक है ना। देन हमने डिस्कस करना था कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को डिस्कस करना था, जिसका काफ़ी एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया है बजट में। बजट के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया है, FRBM का डॉक्यूमेंट भी पेश हुआ है। एंड वो डॉक्यूमेंटेशन की भी लिस्ट हमें फर्स्ट स्लाइड या सेकेंड स्लाइड में दिख गई थी। सो नाउ वी कम टू अ क्वेश्चन। जब हमने इतना डेटा पढ़ा, वी अंडरस्टूड अबाउट ऑल द डेटा अबाउट बजट, वी कम टू अ बेसिक क्वेश्चन दैट 4.3% का जो फिस्कल डेफिसिट है, इज इट अ हाई फिस्कल डेफिसिट और इज इट अ लो फिस्कल डेफिसिट? आपके हिसाब से व्हाट इज द आंसर? व्हाट डू यू फील इज द आंसर? थिंक अबाउट इट। इज इट अ काइंड ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट कि लो फिस्कल डेफिसिट? Why do you say it is moderate? If you say it is a moderate or it is high or low, कैसे बोल सकते हो आप? आपको कैसे मालूम कि moderate है? How can you even interpret कि वो moderate है? फिर 4 दिख गया तो moderate लग गया तुमको? See, the question itself has a flaw in it. किसी चीज को अच्छा या बुरा, ज्यादा या कम तभी बता सकते हैं जब आपके पास उसके रिलेटेड कोई रूल्स हो, कोई स्टैंडर्ड हो, कोई मेजर हो। तो वो मेजर और स्टैंडर्ड जो है, दैट इज ब्रॉट अबाउट इन द बजट बाय FRBM. इट इज अ डिसिप्लिन। ये बजट का अनुशासन है, बजट को अनुशासित रखना है। तो अब FRBM बताएगा कि 4.3% सही है कि गलत है। उसी को चलिए हम समझते हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डेप्थ में इसको अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट इट ऑल। पहले समझते हैं कि वाई FRBM का नेसेसिटी क्या है, वाई डू वी नीड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। दिस इज नथिंग बट एक स्ट्रक्चर है। ये फिस्कल रूल का फ्रेमवर्क है, मतलब राजकोषीय नियम का ढांचा है। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है पार्लियामेंट अपने खुद के लिए कि हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। बट द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई वुड वी फॉलो दोज रूल? हम इन रूल्स को फॉलो ही क्यों करें? बिकॉज हमें अंतर पीढ़ी न्याय यानी इंटर जनरेशनल इक्विटी चाहिए। उसमें हमने बार बार डिस्कशन किया है कि सतत विकास की ओर बढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। एंड इफ वी वांट दैट द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, तो उसके लिए हमें अपने ग्रोथ को एक लिमिट में भी रखना पड़ेगा, डेफिसिट को भी एक लिमिट में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम रिसोर्सेज का ओवर यूज ना कर दे, या फिर हम किसी भी रूप से डेफिसिट को यानी बोरोइंग को इतना ना बढ़ा दे कि वो फ्यूचर में एक क्राइसिस के रूप में आए, एक इंटरेस्ट क्राइसिस के रूप में आए। दैट इज द ओनली रीजन। इसीलिए बोला गया लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी यानी दीर्घकालिक स्थिरता। अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए हमें कुछ नंबर्स और कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, और उन रूल्स को जो है FRBM रखता है। एंड वी हैव टू हैव अ रूल बुक फॉर बोरोइंग। हमने कई बार डिस्कस किया है कि देयर विल बी अ रेवेन्यू, देन देयर विल बी एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट यानी घाटा। अगर घाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा
तो वो फ्यूचर में आपके बजट को स्क्वीज करेगा, दबाएगा, और आपके बजट में आप खर्च नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने देखा भी था कि बजट में एक मेजर पार्ट जो था वो इंटरेस्ट का पेमेंट के लिए जा रहा था, मतलब प्रीवियस बजट के पेमेंट के लिए जा रहा था, एंड दैट इज इटसेल्फ प्रॉब्लमैटिक। देन ट्रांसपेरेंसी, टारगेट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता, लक्ष्य और जवाबदेही। मतलब हमें ट्रांसपेरेंट रखना है अपने लक्ष्यों के प्रति, हमने पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट रखना है, लक्ष्य क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्यों हमारे टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स के प्रति जवाबदेही, यानी वी हैव टू बी आंसरेबल फॉर दोज टारगेट्स। एंड आंसरेबल टू हु? पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, द पीपल। पार्लियामेंट जो है वो किसको डिनोट करता है? पीपल को, लोगों को। देन कोर एंकर्स, कुछ मुख्य एंकर जो हमें बजट में, जो मुख्य लक्ष्य जो हमें बजट में रखने होते हैं, जो हमने एफआरबीएम में डिसाइड किया है कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ द जीडीपी लाना है प्री कोविड के टारगेट में, प्री कोविड के टारगेट में। ठीक है, वी हैव टू कीप द डेफिसिट इनटू 3% ऑफ द जीडीपी, 3% रखना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर एफडी फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है कि कम है। वी हैव अ टारगेट। हमारा जनरल गवर्नमेंट डेट, मतलब डेट का ओवरऑल गवर्नमेंट का डेट, स्टेट और सेंटर को मिला के 60% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, अभी अराउंड 80% के आसपास। डेट जो है हमारा टोटल डेट, मैंने आपको ये भी बताया था ना, डेफिसिट एक टाइप का प्रवाह यानी फ्लो है, डेट जो है एक टाइप का स्टॉक यानी दायित्व, यानी संचित दायित्व है ना। तो हमारा जो टोटल जनरल गवर्नमेंट डेट है दैट शुड बी 60% ऑफ द जीडीपी, और अभी वो अराउंड 80% ऑफ द जीडीपी है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, सिर्फ केंद्रीय सरकार का डेट 40% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए, आपकी टोटल जीडीपी से 40% होना चाहिए, तब हम ऐसा मानेंगे कि हम रूल्स को, एफआरबीएम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। दीज आर द बेसिक कोर एंकर, मुख्य एंकर है ये एफआरबीएम के। इसी के अराउंड, एंकर क्या होता है? लंगर। इसी के अराउंड पूरा बजट को घूमना चाहिए। बजट को मेजर करने का तरीका ये है, अगर ऑपोजिशन डिस्कस करेगी तो कैसे डिस्कस करेगी, इसके आधार पर करेगी। ठीक, अब एफआरबीएम क्या होता है? दो स्टेटमेंट्स रखता है, फिस्कल पॉलिसी के दो स्टेटमेंट्स रखता है मेनली, उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है सारे स्टेटमेंट्स। एक और स्टेटमेंट है उसको भी हमने डिस्कस किया, एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। एक साथ इसको दोनों को पेश किया गया, दोनों डॉक्यूमेंट्स को, एंड वी हैव पुट। इसमें एक में मैंने डिस्कस किया था, आई विल जस्ट रीड। एक में ग्रोथ अजम्पशंस होते हैं, स्टेबिलिटी का असेसमेंट होता है कि हम कितने स्टेबल हैं, उसका असेसमेंट होता है, और इसमें टारगेट्स होते हैं, कोई डिविएशन होता है, अगर हमने टारगेट से डिविएट किए तो हम कैसे वापस आएंगे, इस सब की स्ट्रैटेजी जो है बहुत डिटेल में इसमें मेंशन होती है। ठीक, देन अब जो बजट का अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें हमने देखा है कि वी आर ऑन अ ग्लाइड पाथ, वी आर, हमारा फिस्कल डेफिसिट वापस इसके तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, अ स्लो बट अ वेरी पॉजिटिव टेस्ट। हमने इस पे ये भी डिस्कस करना था कि कभी भी अगर इकोनॉमी में किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो वी हैव सम काइंड ऑफ एस्केप क्लॉज। ठीक है ना, अपवाद का प्रावधान है, जैसा हमने कोविड में यूज किया था कि हम कुछ टारगेट्स को भूल सकते हैं, वी कैन इन्फ्लेट द डेफिसिट और घाटा, एंड देन हमें उस इन्फ्लेटेड डेफिसिट के बाद ग्लाइड पाथ की ओर आना पड़ेगा। एंड ये एफआरबीएम बहुत डिटेल में मेंशन करता है, इस बजट में इसका डिस्कशन है, इसलिए वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, और वो टेम्परेरी डिविएशन कब है? नेशनल सिक्योरिटी, मतलब देश की संप्रभुता पे अगर कोई हमला हो, सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे हमला हो, नेचुरल कैलामिटी जैसे कोविड, कोई सीवियर इकोनॉमिक स्ट्रेस, कुछ ऐसा हो गया कि वर्ल्ड डिप्रेशन में जा रहा है, आप भी जा रहे हो, वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है, आप भी जा रहे हो, या फिर कोई अगर आप बड़ा स्ट्रक्चरल संरचनात्मक कोई रिफॉर्म लाना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो इकोनॉमी में, देन आप किसी रीजंस के द्वारा ही कर सकते हो। व्हाट डज एफआरबीएम बिल्ड? फर्स्ट तो मैंने बताया डिसिप्लिन, सेकंड ये आंसरेबल बनाता है गवर्नमेंट को टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, टुवर्ड्स द पीपल, कि हमारा बजट, आपने स्टेटमेंट तो दे दिया, बड़ी बड़ी बातें कर ली,
पर एक्चुअली क्या धरातल में यानी जमीनी तौर पे आपका क्या इफेक्ट होता है, ये हमको FRBM जो है मेजर करने में उपयोगी होता है. ठीक है. FRBM बेसिकली एक एक्ट है. इट इज बेसिकली एन एक्ट. पिछले क्लास में भी हमने इस पर डिस्कस किया था. इट इज एन एक्ट. ये एक्ट पार्लियामेंट ने खुद के ऊपर डाला है. एक तरीके का रूल बुक है जो हमने अपने ऊपर डाला हुआ है. ओनली इंडिया. ऑफ कोर्स इट्स एन एक्ट. एक इंडिया लेवल पे एक्ट है. फॉर अस दिस इज दैट. और वर्ल्ड, हर एक देश का अपना खुद का ऐसे रूल्स होते होंगे. कुछ देश फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं. पर सबका परसेंटेज और ये बाकी रीजंस जो है सबका अलग है. चाइना की इकोनॉमी इज डिफरेंट देन इंडियन इकोनॉमी. दे विल नॉट फॉलो दीज रूल्स. चाइना का पूरा फोकस जो होता है एक्सपोर्ट पे होता है. अगर एक्सपोर्ट खत्म तो चाइना का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इकोनॉमी में. विथ FRBM हम अब धीरे से मूव करते हैं स्टेट्स की ओर. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बजट क्या बोलता है अबाउट दी स्टेट्स. इसमें एक मेजर चेंज इस बार आया है कि यह बजट जो था 15 फाइनेंस कमीशन का लास्ट बजट है. उसके अंडर जो बजट हो रहा है. एंड नेक्स्ट एकदम कंड्यूट का मतलब बीच का भी बजट है. 16 फाइनेंस कमीशन यहां से स्टार्ट होगा. तो फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बजट में, है ना. बिकॉज वी हैव गॉट द न्यू 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट भी आ चुका है. तो अब हम समझेंगे कि वित्तीय संघवाद क्या होता है, यह बजट उसके बारे में क्या बोलता है, एंड व्हाट डज. एक बहुत ब्रीफ में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 15 फाइनेंस कमीशन और 16 फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंसेस आए. वी हैव टू रीड इट इन डिटेल. आपको इसको और डिटेल में पढ़ना होगा 16 फाइनेंस कमीशन को. ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. मेंस में तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस है बिकॉज काफी फेडरलिज्म के इश्यूज जो हैं वो 16 फाइनेंस कमीशन से इमर्ज करेंगे. एंड किस तरीके से प्रीवियस प्रॉब्लम्स को 16 फाइनेंस कमीशन ने सॉल्व किया है, दैट वी विल हैव टू स्टडी. बट फॉर नाउ, फॉर द स्कोप ऑफ दिस क्लास, वी विल रीड इन अ वेरी कंसाइज एंड ओनली रेलेवेंट टू द बजट. सो देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम. एक बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी. प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का. द स्ट्रक्चर वर्क्स लाइक दिस कि एक तरफ तो सेंटर के पास रेवेन्यू अथॉरिटी है. तो सारा रेवेन्यू जो है सेंटर कलेक्ट करता है. मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स, मोस्टली रेवेन्यू सेंटर कलेक्ट करता है. उसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स, GST, एक्साइज, मैक्सिमम टैक्स जो है वो सेंटर कलेक्ट करता है. यू नो अबाउट इट, यू हैव रेड अबाउट इट इन इकोनॉमिक्स. बट आपको दिखेगा कि स्टेट्स की मेजर स्पेंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भाई एक तरफ सेंटर इज कलेक्टिंग मोस्ट ऑफ द टैक्स, बट स्पेंड करने के समय आप स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो. और उसमें क्या बोलोगे आप कि आप हेल्थ पे खर्च करो, एग्रीकल्चर पे खर्च करो, रूरल डेवलपमेंट, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन. इसमें स्टेट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्पेंड. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर फिस्कल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर. हमारे वित्तीय संघवाद की जो संरचना है, जो टोटल संरचना उस पे है. और उसमें एक्चुअली में किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम के लिए वी हैव टू हैव अ कमीशन. इसे बोलते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन. आर्टिकल 280 उसके बारे में बात करता है. फाइनेंस कमीशन के मोस्टली दो रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक है वर्टिकल डेवोल्यूशन, मतलब वर्टिकल वितरण यानी ऊर्ध्वाधर वितरण. दूसरा क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. ठीक, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. पर किस चीज का डेवोल्यूशन? एक डिविजिबल पूल का डेवोल्यूशन. और वो पूल क्या है? टैक्स पूल. आपके टैक्स के जो पैसे हैं उसको एक पूल में रखा जाता है. एंड फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लेवल पे इस पे आती है कि किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन करें, यानी सेंटर से स्टेट की ओर पैसे दें, और दूसरी तरह किस तरीके से वो जो 41% मनी है उसको स्टेट्स में कैसे डिवाइड करें. दीज आर द टू मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस कमीशन. ठीक है, ये ख्याल रखिएगा कि डिविजिबल पूल में, ये प्री रिलेटेड कंटेंट है कि डिविजिबल पूल में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं. सेस और सरचार्ज यानी अधिभार और उपकर, ये दोनों
नहीं इंक्लूड होते हैं। एंड इससे भी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। ये सेस और सरचार्ज का इशू अक्सर सेंटर और स्टेट के बीच में इशू बनता है कि आपके पास सेस और सरचार्ज का कंट्रोल है और आप वो पैसे हमें नहीं देते, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी हमसे करना चाहते हैं। और बजट 2026-27 ने इस पे एक थोड़ा सा डिस्कशन किया है। उसने बोला है कि 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर 41% ऑफ द डिविजिबल पूल, मतलब ये जो आपका डिविजिबल पूल है ना, टैक्स का पूल है, उसमें से 41% जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा। पर असली काम और असली प्रॉब्लम जो फाइनेंस कमीशन की होती है, एंड ऑफ कोर्स जहां पे भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की रुकावट होती है, वो प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, वो है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। कि किस तरीके से, किस आधार पर स्टेट्स को वो 41% का जो पैसा है या वो जो पूल ऑफ मनी है, उससे किस तरीके से किस स्टेट को कितना पैसा दें। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू विद द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन एंड द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन एज वेल। वी कैन सी दैट 15th वर्सेस 16th फाइनेंस कमीशन को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन है वो किस तरीके से 15th फाइनेंस कमीशन में हुआ था और किस तरीके से 16th फाइनेंस कमीशन में होगा, एंड व्हाई इट हैज चेंज्ड एंड हाउ इट हैज चेंज्ड, किस आधार पे ये चेंज किया गया। अब देखते हैं, चलो पहले तो कुछ फैक्ट्स को देख लें कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह थे, 16th के डॉक्टर अरविंद पनागरिया थे, पनागरिया हैं, ठीक है। एंड अगर वर्टिकल डेवल्यूशन को देखा जाए, अगर हम वर्टिकल डेवल्यूशन को देखा जाए, वर्टिकल वितरण को पूरा देखा जाए, तो अभी भी 41%, 41% अभी भी मेंटेन्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, 16th में इसमें कोई चेंज नहीं किया, पर हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन में मार्जिनल इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है। इसको हम समझते हैं। पहला क्राइटेरिया पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन का वेटेज 15% था, अब 17.5% है। मतलब अब पॉपुलेशन के आधार पे थोड़ा मार्जिनली मोर दिया जाएगा स्टेट्स को, क्योंकि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे पैसे की ज्यादा जरूरत है। इस लॉजिक को लेते हुए दे हैव इंक्रीज द परसेंटेज। दूसरा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल पे किस स्टेट ने कितना वर्क किया है, उसके आधार पे अब थोड़े कम पैसे दिए जाएंगे, बिकॉज अब लार्जली जो पॉपुलेशन पॉलिसीज थे और जो पॉलिटिकल प्रेशर था उस पॉपुलेशन पॉलिसीज पे, वो अब काफी कम हो चुका है। वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ पॉलिसीज एनीमोर। अब लार्जली मोर और लेस लोग खुद ही कंट्रोल करने लग गए। पहली बार हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज किया था, इट इज नाउ डिक्रीज्ड, अब वो लेवल अप हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अब फाइनेंस कमीशन ने डिसीजन ले लिया। देन एरिया के आधार पर एक बहुत बड़ी इश्यूज थी सदर्न स्टेट्स को कि आप एरिया के आधार पर ज्यादा पैसे देते हो कुछ स्टेट्स को, पर टैक्स के आधार पे नहीं देते हो। जिसका जितना टैक्स जिसने दिया उसको उतना दो ना भाई। मैंने ज्यादा टैक्स दिया तो मुझे ज्यादा पैसा भी दो, पर उसके आधार पर कम होता था। तो इन्होंने इस बार बोल दिया कि ठीक है, हम एरिया के आधार पर मार्जिनली रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक। देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब कोई भी स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, किस तरीके से वहां पे फॉरेस्ट के सपोर्ट हो रहा है, इकोलॉजी है वहां पे, उसके आधार पर अभी तक इसमें कोई डेफिनेशन को एक्सपैंड तो जरूर किया गया, पर कोई चेंजेस नहीं किए गए, डेवल्यूशन में कोई चेंज नहीं किया गया। देन इनकम डिस्टेंस अगर देखा जाए, मतलब एक नेशनल इनकम है, उस नेशनल इनकम से किस स्टेट का कितना डिफरेंस है, वो कितना नीचे है या कितना ऊपर है, उसके आधार पर भी आपको टैक्स। अरे भाई, जो गरीब है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, जो अमीर स्टेट है उसको थोड़े कम मिलने चाहिए। तो उसके आधार पर जो पैसा मिलता था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, थोड़ा सा रिडक्शन दिया गया उसमें। इन सारे रिडक्शंस को करके एक और जो था टैक्स एफर्ट, मतलब आपने कितना टैक्स को कलेक्ट करने का एफर्ट लगाया, वो वाले जो एक वेटेज था उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई इट मस्ट हैव हैपेंड? पूरा जो क्यों ऐसा हुआ कि जो टैक्स एफर्ट है, मतलब कोई स्टेट टैक्स एफर्ट कर रहा है, मतलब मैं एक स्टेट हूं, मैं मोर एफर्ट लगा रहा हूं टैक्स कलेक्शन के लिए, पर मेरे टैक्स कलेक्शन में के एफर्ट की वजह से मुझे कुछ पैसे उसके हिसाब से मिल रहे थे, पर अब उस टैक्स एफर्ट को के पूरे नॉर्म को ही डिलीट कर दिया गया। ये तो एक तरीके से नेगेटिव है, बट स्टिल इट इज ओके। व्हाई?
एग्जैक्टली अगर आप टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को चेक करेंगे पिछले कुछ सालों में, यू विल सी कि डायरेक्ट टैक्सेस में न्यू टैक्स रेजिम आ चुका है जो कंप्लायंस सेंट्रिक टैक्स रेजिम है। मतलब अब आप टैक्स पेयर को एक पनिशमेंट के तरीके से या एक नेगेटिव आउटलुक से नहीं देखते, आप एक पॉजिटिव आउटलुक से देखते हो कि आप जो हो आप कंप्लाई करोगे, आप मानोगे बात, क्योंकि हमने एक सिंपल टैक्स रेजिम रखा है। इस वजह से वो एक पॉइंट हो गया कि टैक्स एफर्ट लगाने की अब उतनी जरूरत नहीं है। दूसरा, इवन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस अदर देन कस्टम ड्यूटी, मेनली अदर देन कस्टम ड्यूटी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीएसटी। जीएसटी काउंसिल के कंट्रोल में है मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस मेनली जीएसटी काउंसिल के कंट्रोल में है तो वी डोंट नीड टू पुट इन टैक्स एफर्ट एनी मोर। अब स्टेट्स को उतनी आवश्यकता ही नहीं है टैक्स एफर्ट डालने की, दैट्स व्हाई उसको भी रिमूव ही कर दिया गया। उसकी अपेक्षा कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी जो कभी नहीं था, अब उसको 10% रख दिया गया। मतलब एक स्टेट का देश की जीडीपी की ओर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, उसके आधार पर एक नया किया गया। इट्स अ वेरी गुड मूव। ये सदर्न स्टेट्स की ये प्रॉब्लम होती थी हमेशा कि भाई हम जीडीपी पे इतना डिवोट कर रहे हैं, हमारा चलो पॉपुलेशन कम है, आपने बोला पॉपुलेशन पॉलिसी को फॉलो करो, हमने किया, आपने बोला गरीबी को कम करो, हमने किया, पर हम जीडीपी पे ज्यादा दे रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हो हमें पैसे? भाई तुम देखो बाकी सारे वेटेज जो हैं वो गरीब स्टेट्स के लिए, पर जो स्टेट एक्चुअली वर्क कर रहा है जीडीपी के लिए उसका क्या, उसको भी तो कुछ बेनिफिट दो। तो दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड इससे कई आर्गुमेंट्स तैयार होते हैं मेंस के लिए। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें हैं जो दैट विल स्टार्ट विद दिस, एंड मोस्टली फिस्कल फेडरलिज्म के लिए एक न्यू सेट ऑफ आर्गुमेंट्स तैयार हो रहा है इसके साथ साथ, एंड स्लोली अगर आप अब एडिटोरियल को देखेंगे तो यूल सी इट। सो 16th फाइनेंस कमीशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, ठीक है। और इसी की वजह से ये जो भी मैंने क्या बोलते हैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया, इसका शॉर्ट में इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है। यू सी द स्लाइड, यू ट्राई टू रिवाइज इट, एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड। नाउ व्हेन वी सी एफआरबीएम को देखा हमने फिस्कल फेडरलिज्म को देखा, अब आपसे बजट कुछ और भी बोल रहा है कि भाई हमने आपका फिस्कल डेफिसिट 4.3 रखा, हमने बोरोइंग ली, हमने डेट सस्टेनेबिलिटी की भी बात की कि भाई ऋण में स्थिरता होनी चाहिए। ऋण ले रहे हो, डेफिसिट बढ़ा रहे हो, बोरोइंग कर रहे हो, क्यों? व्हाई आर यू डूइंग इट? तो बजट कहता है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे 3 कर्तव्य हैं। बजट जो है अपना स्टेटमेंट दे रहा है बेसिकली। बजट कहना चाह रहा है कि मेरे 3 कर्तव्य हैं, मेरे ड्यूटीज हैं, मेरे नॉर्मेटिव ड्यूटीज हैं। मैं एक स्कीम्स नहीं बता रहा हूं, ये 3 कर्तव्य जो है अक्सर स्टूडेंट्स जब पढ़ेंगे बजट को दे विल फाइंड अ सेट ऑफ स्कीम्स, बट अगर आप उसको थोड़े से मेंस के एंगल से, अगर आप थोड़े से कंसेप्चुअल एंगल से अगर बजट को समझेंगे तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्कीम्स, इट इज नॉट अ न्यू अनाउंसमेंट, रादर अब बजट बोल रहा है देखो मेरे कुछ मॉरल और इकोनॉमिक ड्यूटी, और वो ड्यूटी के आधार पर एक फ्रेमवर्क यानी एक स्ट्रक्चर मैं तैयार करता हूं, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर उसने 3 कर्तव्य यानी 3 कर्तव्य का एक आइडिया रखा, और ये कर्तव्य भी उन्होंने सोच के चूज किया। फर्स्ट, एक्सेलरेट एंड सस्टेन ग्रोथ, विकास को तीव्र और स्थायी बनाना। देखो 2 वर्ड का यूज किया, तीव्र भी करना है पर स्थायी भी करना है। दिस इज एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति है प्रतिबद्ध, लेकिन यह इकोनॉमिक ग्रोथ यानी ग्रोथ के लक्ष्य को पूरा करता है। ठीक है। सेकेंड में उन्होंने बोला कि हम ग्रोथ तो देंगे, पर ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ दे देंगे कुछ लोगों के लिए। हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे उस ग्रोथ से, क्षमताओं का विकास करेंगे यानी जन क्षमता का निर्माण करेंगे उसके थ्रू। और हमने देखा है डेवलपमेंट के चैप्टर पे कि डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट? इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं ऑफ द पीपल। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से इट इज फॉलोइंग द कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन।
दे आर मतलब दे आर गोइंग बाय द, इसका बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि दे आर गोइंग बाय द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट नाउ, एसडीजी गोल्स के प्रति ये मूव कर रहे हैं. Then we are already into that, and this is another statement towards SDG goals. Then ensure access and inclusion. भाई हमने पहले ग्रोथ दे दी, कैपेसिटी भी बिल्ड कर दी, पर किसकी? कुछ लोगों की? नो. हम बोल रहे हैं हम वित्तीय समावेशन करेंगे, हम सुलभ बनाएंगे, इस जो ग्रोथ है इसको सुलभ बनाएंगे, हम समावेशन को सुनिश्चित करेंगे, इंक्लूड करेंगे सबको, इससे हम इनइक्वालिटी की ओर जाएंगे. एंड बेसिकली बजट आपको ये कह रहा है कि हमने जो भी बोरोइंग कर रहे हैं, जो भी फिस्कल डेफिसिट कर रहे हैं, हम उसको पहले तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं एफआरबीएम के तहत, और उसके साथ साथ हम तीन कर्तव्यों का निर्वहन भी हम करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड द 3 कर्तव्यास एंड उसका जो आइडिया बिहाइंड इट एंड द स्कीम्स दैट इट इज कोरिलेटिंग. कुछ स्कीम्स के डिटेल्स धीरे धीरे आएंगे, बट एक आइडिया तो अभी भी मेंशन कर दिया है बजट ने कि क्या है बजट और किस तरीके से कैसे कैसे कर्तव्य को पूरा करेगा. इसका मेन रेलेवेंस प्री और मेंस में पड़ता है. मेंस में आपको उस अप्रोच से देखना है कि वो किस तरीके से हर एक सेक्टर को एक्सेस कर रहा है एक एक कर्तव्य में, और आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे. इसमें से कुछ डेटा मिलेगा, उसको आप लार्जली फॉर यूपीएससी यू कैन मिस सम ऑफ द डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, बट हाँ उसके अंदर के जो स्कीम्स के डिटेल्स हैं दैट विल बी इंपॉर्टेंट. बट मेनली इस बजट की क्लास में जो उसका स्कोप रहेगा हमारा, वो मेनली यही रहेगा कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक एक सेक्टर को एक्सेस किया इन्होंने, और क्या एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री होगी सरकार की फ्यूचर में. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर आप पहला कर्तव्य देखेंगे तो इट वाज अबाउट ग्रोथ. अगर हम एक शब्द में कहें तो ग्रोथ. अच्छा, ये जो है ना, यू कैन यूज इट. आप इस इमेज को यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, क्योंकि ये बजट का डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, ये कहीं और से नहीं आया है. अगर आप लिख दो ना यूनियन बजट दिस करके, दिस विल बी अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ, डायग्राम इन इटसेल्फ मेंस के लिए. ठीक है, ये वैसे स्लाइड मिलेगी. मैं जहां पे भी आई एम ट्राइंग टू डू द हैंडवर्क जहां पे कर रहा हूं, वो इसलिए है कि आपको एक कंसाइज टेम्पलेट मिल जाए आंसर राइटिंग के लिए. देखो प्रीलिम्स के आपको नोट्स तो मिल ही गए, आपको अच्छे से डिटेल में मिल गए, अलग अलग फैक्ट्स मिल चुके हैं. एंड मेनली अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो डिस्कशन है उससे बहुत आता है. सेकेंड पार्ट से थोड़ा सा हम मेंस की तरफ अलाइनमेंट कर रहे हैं, कुछ स्कीम्स का इंपॉर्टेंस बस पड़ जाता है इसमें. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग इज कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ है, जो अप्रोक्सीमेटली 3.1% ऑफ द जीडीपी. एंड अगर हम प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो इट हैज बीन एन इंक्रीज. इंक्रीज तो अच्छी बात है, बट वेयर? तो फर्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट किया है. हर एक को यहां पे अभी मेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइटेड है. जैसे बायोफार्मा शक्ति, आपको भी पता है दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. कैसे हम ग्रोथ पे एक्सेस कर रहे हैं उसको समझो. बायोफार्मा के ऊपर फोकस किया. फार्मेसी जो है इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है. कोविड ने इसको दिखा दिया. इसकी बहुत पोटेंशियल है हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, और फ्यूचर में वो एक्सपोर्ट का जो बूस्टिंग होगा वो डेफिसिट को डिक्रीज करेगा. हमारा जो प्रोजेक्ट है ना मेक इन इंडिया, हम चाहते हैं ना कि हम यहां बनाएं और स्ट्रॉन्ग बनाएं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, तो फार्मेसी एक बहुत पावरफुल सेक्टर है इसके लिए. एंड बायोटेक, फार्मेसी के साथ हम बायोटेक की कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं. दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू. देन सेमीकंडक्टर का मिशन हम फोकस कर रहे हैं. इंडिया में अब सेमीकंडक्टर मिशन पे फोकस कर रहे हैं. अब सेमीकंडक्टर के मिशन पे फोकस करने का मतलब क्या है? हमारा इंपोर्ट सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा है, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देता है. एंड आपको भी पता है डेफिसिट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द वर्ल्ड फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसके वजह से हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है. अब एआई आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है. ऑल इज हिंज्ड अपॉन वन थिंग, सेमीकंडक्टर्स. अगर उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तो किस बात का आत्मनिर्भर भारत? उस पर हमने सेकेंड फोकस किया.
एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे फोकस किया. देन फर्दर व्हेन वी सी, हमें रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की आवश्यकता है, जो सीधे हम वहां से इकट्ठा करें रेयर अर्थ्स को. रेयर अर्थ्स कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनका स्ट्रेटेजिक महत्व होता है. या तो वो कंप्यूटर, मिसाइल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स के काम आते हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स. एंड हम उड़ीसा, केरला, आंध्रा और तमिलनाडु में इंटीग्रेटेड माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट या फिर यूसेज, उस पे हमारा फोकस रहेगा. इसके लिए हमने बात की है. एंड फर्दर हम केमिकल पार्क्स, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पोर्ट का इकोसिस्टम बनाएंगे हम. एंड ओवरऑल हम कैपिटल गुड्स, भाई आपको अगर ग्रोथ करना है तो हमने ही बात की थी कि लैंड, लेबर, कैपिटल. लेबर के लिए हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लैंड के लिए वी आर ऑप्टिंग मेनी पॉलिसीज, एंड देन कम्स द कैपिटल. अगर आप कैपिटल ही नहीं बना पाओगे, मतलब ऐसे मशीन नहीं बना पाओगे जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, तो आप किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर मूव करोगे. अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब मिलके एक्चुअली ग्रोथ की ओर इंडिया को खींचेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर खींचेंगे लॉन्ग टर्म में. ये मेजर प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, एंड दे आर ट्राइंग टू पुश इंडियन इकोनॉमी टुवर्ड्स ग्रोथ. देन कम्स, अगर आपने सब कुछ डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन अगर आपने सप्लाई चेन पे वर्क नहीं किया, एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया, तो व्हाट इज द यूज. इंडस्ट्री बना दी, करोड़ों का सामान आप तक घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो सप्लाई चेन नहीं है. प्रोडक्शन हो गया, लॉजिस्टिक्स अगर खराब है, व्हाट इज द यूज. आपने इतना आइडिया लगाया बायो फार्मा शक्ति का, और अगर आपने एक्सपोर्ट को इनेबल नहीं करा, इफ यू आर नॉट इनेबलिंग एक्सपोर्ट, व्हाट इज द नीड. क्या जरूरत थी आपकी सब. तो इन्होंने क्या किया, पूरे वैल्यू चेन को एक्सेस कर रहे हैं. बजट जो है इस पे पूरा प्रभाव देता है. देन वी ऑल नो एमएसएमई पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, और एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ का बजट दिया गया. देन सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए भी दे आर गिविंग मनी. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दिस इज आर द पॉइंट्स जिसके थ्रू अब इंडिया के ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी अब डिसाइड करने का सरकार सोच चुका है, एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. यू गेट द पॉइंट्स. अगर भारत देश को ग्रो करना है, यू हैव द पॉइंट्स. एक तरफ देखो बायो फार्मा शक्ति के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश, उससे कैड कम हो जाएगा. फिर क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल गुड्स को पुश कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स को पुश कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेटेजिक वैल्यू और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होंगे. पर हम सिर्फ इतना नहीं कर रहे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी कर रहे हैं. हम कैसे कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन को बेटर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को इनेबल कर रहे हैं. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो और एक्सपेंशन होगा हमारी इकोनॉमी में. एग्जैक्टली. दीज कस्टम ड्यूटी में भी हमने चेंजेस किया, इसको आप सिंक्रनाइज करना कस्टम ड्यूटीज के साथ. सी दिस इज हाउ यू एक्चुअली रीड एंड अंडरस्टैंड द बजट. अगर आप बजट को इस तरीके से नहीं समझेंगे तो आप आंसर राइटिंग कैसे कर पाएंगे. जो इस साल मेंस लिखना चाह रहे हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड बजट. एक आइडिया है, बजट ऐसे ही नहीं है, इट्स नॉट एन अनाउंसमेंट, एक पॉलिसी सिग्नल है. दिस इज व्हाट पॉलिसी सिग्नल इज डूइंग. बड़ी बड़ी बातें नहीं है कर्तव्य के नाम पे. ठीक, लेट्स मूव आउट नाउ. और इसी को मैंने कर्तव्य 1 को और डिटेल में समझाया है कि मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ को बढ़ाना, मतलब निर्माण की गहराई को बढ़ाना. कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट किया सेमीकंडक्टर मिशन के थ्रू, उसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाया. फिर कैपिटल गुड्स को अपग्रेड करने की बात मैंने बताई थी आपको. देन कस्टम्स का, देखो मैंने बताया था कस्टम्स का रैशनलाइजेशन, कि भाई आप एक्सपोर्ट को बेटर बनाना चाह रहे हो और कस्टम ड्यूटी को आप संभालोगे नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे इनहांस होगा. चलो तुमने बहुत सारा सेमीकंडक्टर बना दिया, पर एक्सपोर्ट पे उसकी ड्यूटी बहुत हाई है, क्या मतलब वो तुम्हारे सेमीकंडक्टर में कौन खरीदेगा उसको. ओवरऑल जो तुम्हारा प्राइस है सेमीकंडक्टर का वो तो बढ़ गया, तो कोई मतलब नहीं होगा. सो रैशनलाइज करना. ठीक है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, मतलब अधोसंरचना की दक्षता पे काम करना है. कैसे, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने ज्यादा पुश किया है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पुश करेंगे, लॉजिस्टिक्स पे हम उस पैसे को पुश करेंगे. एसेट क्रिएशन पे फोकस है. अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो तो आपका फोकस एसेट क्रिएशन में सर. देन लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी की बात हुई हमारी पिछली स्लाइड पे. देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगा. अगर आप डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स को अच्छा बना रहे हो, तो आपका एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है दैट विल डिक्लाइन.
and that will eventually lead for ease of doing business. ठीक. Then strategic sovereignty यानी सामरिक यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता. हम ये कैसे कर रहे हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स के थ्रू. हम रेयर अर्थ मिनरल्स का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं जिससे कि रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सेसिबल हो सके इंडस्ट्रीज को इंडिया में. देन वही रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का हमने प्लान बनाया, वो जो 3-4 स्टेट्स थे उसके थ्रू. देन बायोफार्मा की कैपेबिलिटी बना रहे हैं. आप इमेजिन करो, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग. इफ इंडिया इज बिकमिंग द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, can you now understand it is a very strong international relation का strategy tool है हमारे पास. You are controlling the health of the world. If you stop, the world will not be able to buy the medicines. अगर आपको इंडिया अफ्रीका के बीच में रिलेशंस बेहतर करने हैं, देखो तुम्हारे फार्मेसी को यूएस तो नहीं लेने वाला, यूरोप तो बेचारा वो रोक देगा. वो भले आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ करके रोकने की कोशिश करेगा. उनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काम करने के लिए. ठीक. पर आपके दवाइयां इतनी सस्ती और अच्छी क्वालिटी की होती हैं कि दे आर अफ्रेड ऑफ इट. कोविड में कितने देशों को आपने दवाइयां भेजी हैं? तो अगर आपको एक्चुअली बायोफार्मा कैपेबिलिटी आप बढ़ाते हैं तो एक तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस इफेक्टिव होंगे, एक्सपोर्ट्स बेटर होगा, एंड मोर ओवर हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा वर्ल्ड में. सॉफ्ट पावर करते रहते हैं ना, फार्मेसी इज दैट सॉफ्ट पावर. नाउ यू अंडरस्टैंड बजट किस तरीके से इन तीनों चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है. कैन यू सी द कनेक्शन बिटवीन बजट एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक. ऐसे ही नहीं, बजट को सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. एंड एनर्जी की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की ओर ट्रांजिशन कर रहे हैं, दैट्स नो सीक्रेट. उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं. और इसी को हमने बताया था कि किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फाइनली सस्टेन ग्रोथ करता है. मैंने उसको एक शॉर्ट में बताया. अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एसेट क्रिएशन होता है. आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, पूंजी बढ़ा रहे हो. एसेट क्रिएशन क्या करेगा? लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा. एसेट क्रिएशन जैसे रोड्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग, तो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. ये प्रोडक्टिविटी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी. आप प्राइवेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, रोड ज्यादा हैं तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो प्रॉफिटेबल होंगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगी. अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काम करोगे तो जॉब्स बढ़ेंगे. जॉब्स बढ़ेंगे तो वो एक ग्रोथ लाएगा. एंड आप जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखते हो वो तभी पूरा हो सकता है जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और सही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पुश करो. एंड दिस बजट इज वर्किंग टुवर्ड्स इट इन कर्तव्य 1. You understood it? कर्तव्य 1 is about it. ठीक है. ये लास्ट वाला जो नीचे लिख देता हूं ना, ये एक तरीके का ना कनेक्शन बैठता है पीछे के साथ. जैसे मैंने बता दिया फिस्कल सिग्नल, मतलब डेफिसिट हमने बहुत, हम चाहें तो डेफिसिट एकदम से गिरा सकते हैं पर हमने नहीं गिराया बहुत तेजी से. हम ग्लाइड, इसको याद रखना, दे आर सेइंग इट ग्लाइड पाथ. हम बहुत तेजी से नहीं खींच रहे हैं नीचे, ग्लाइड करना चाह रहे हैं. क्यों? बिकॉज हमें फ्यूचर ग्रोथ भी चाहिए. हम चाहें तो मत लें, डेवलपमेंट रोक दे 2 साल के लिए, विल बी इन द ग्लाइड, हम 3% पे आ जाएंगे, बट उसका फिर हमारा देश सफर करेगा. ठीक. नाउ कर्तव्य 2 यानी जन क्षमता का निर्माण, यानी बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल. इसमें दे हैव जस्ट मेंशन्ड अबाउट वेरियस जो स्कीम्स पहले से थे जो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर थे. उन स्कीम्स पे किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है, उसका जो रेशियो या कम किया है, उस पर ज्यादा डिस्कशन है. मेनली अगर आप देखें तो समग्र शिक्षा अभियान, ये एजुकेशन हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम है. एजुकेशन समग्र शिक्षा अभियान. देन नेशनल हेल्थ मिशन, पोषण 2.0, न्यूट्रिशन मिशन, इन सारे पे फोकस है. तो उससे ह्यूमन कैपिटल का एक्सपेंशन होगा. पिलर 2 एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कैपेसिटी, इसमें रोजगार और आय क्षमता. इसमें क्या देखेंगे आप? विकसित भारत रोजगार योजना, मनरेगा अब भी रामजी हो चुका है. देन उसके साथ का स्किल और वर्कफोर्स का लिंकेज, मतलब किसी तरीके से एजुकेशन और स्किल के वर्क में जो गैप होता है उसको फिल करना स्किल्स के थ्रू. ठीक. देन बेसिक लिविंग की कैपेबिलिटी पे जल जीवन मिशन, मतलब हर किसी के पास पानी की उपलब्धता रहे. पीएम आवास योजना, हर किसी को ओनरशिप मिल सके अपने घर का. घर जो होता है एक तरीके से स्टेबिलिटी लाता है, रिस्क कम करता है. ठीक. देन
डिजिटल एंड इनोवेशन कैपेसिटी, उसमें भारत नेट का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचाएंगे ब्रॉडबैंड के थ्रू. देन रिसर्च एंड डेवलप, आरडीआई फंड, मतलब अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी पैसा डालना है. सी, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? पहला तो कुछ आपको डेटा और फैक्ट समझ में आ गया. दूसरा, आपके जो ये स्कीम्स है ना, दे आर नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट कर्तव्य 2 का कनेक्शन आ रहा है. और ये स्कीम्स को आप डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा आपको प्री के समय एंड आंसर राइटिंग के लिए फॉर्डर पॉइंट्स कि किस तरीके से. अब अगर कभी भी आपको कैपेसिटी ऑफ द पीपल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड स्कीम्स चाहिए तो सामने आपके, ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्कीम्स है कर्तव्य 2 से रिलेटेड. ठीक. देन कम्स द कर्तव्य 3, इंश्योर एक्सेस एंड इंक्लूजन. उसके ऊपर क्या किया है, अलग अलग स्कीम्स पे अगेन इन्होंने फोकस किया कर्तव्य 3 में. फूड एंड इनकम सिक्योरिटी के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे चीजों पे इन्होंने कितना पैसा दिया है. पीएम किसान, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है, जो ओल्ड एज के लिए रहता है, सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उस पर कितना पैसा दे रहे हैं. देन रूरल लाइफ कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन, मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन सारे के ऊपर जो भी है ये बताना चाह रहा है. फिर उसके कई डिफरेंट है, ये टिडबिट पॉइंट्स हैं, आप उसको कुछ को नोट कर सकते हैं. कुछ मेजर मैंने स्कीम्स निकाल के आपके सामने रख दी जिसके थ्रू आप कर्तव्य 3 पे एक्सेस कर सकते हो कि व्हाट इज कर्तव्य 3 सेइंग अबाउट. ठीक. इसके थ्रू जो ओवरऑल जो स्टेटमेंट था बजट का वो फिनिश होता है. नाउ कम्स अ मेजर पार्ट. इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, ये एक्सपेंडिचर होगा, ये बोरिंग होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट वी फॉरगॉट जस्ट वन थिंग. अभी वो चीज आई नहीं है, ये पैसा कहां से आएगा. आपने बात तो कर ली, बोरिंग से तो आप नहीं चला सकते. देन वी कम टू अनदर पार्ट कि आप रेवेन्यू के एस्पेक्ट को वी हैव टू कवर नाउ. आपने एक्सपेंडिचर की तो बात कर ली, कितने अच्छे से एक्सपेंडिचर करोगे, कहां एक्सपेंडिचर करोगे, ये सारा डिटेल्स आपने मेंशन कर लिया, बट वी डिडंट टॉक अबाउट द रेवेन्यू कि पैसा आएगा कहां से. रेवेन्यू में देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू. वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. इस पे हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था अबाउट टैक्स एंड नॉन टैक्स. नॉन टैक्स को अभी छोड़ देते हैं, टैक्स पे फोकस करते हैं. टू फर्स्ट अंडरस्टैंड what budget is saying about the taxation, we have to understand why are we taxed. हमें taxation क्यों किया जाता है. एक सिंपल जो इसका आंसर होता है वो फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन. मतलब आपका जो राजस्व है, सरकार के पास कुछ राजस्व यानी रेवेन्यू आना चाहिए जिसको वो अलग अलग सेक्टर पे पुश करेगा, मोबिलाइज करेगा, और अलग अलग सेक्टर्स पे वो राजस्व यानी रेवेन्यू पहुंचेगा. पर ये तो ऐसे भी पहुंच सकता है, राजस्व पहुंचना, अगर मनी ही पहुंचना है तो मार्केट ये काम अच्छा काम कर सकता है, लेकिन मार्केट एक काम नहीं कर सकता, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, पुनर्वितरण का. मार्केट क्या करता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उसके पास, और जिसके पास जितने एसेट्स है उसके पास उतना पैसा है. पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम सिर्फ और सिर्फ आप टैक्सेशन के थ्रू कर सकते हो. जब आप टैक्स करोगे, टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, टैक्सेशन इज द पेमेंट यू पे फॉर अ सिविलाइजेशन टू एग्जिस्ट. मतलब आप एक सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करने के लिए एक पेमेंट देते हो. आप एक अर्थव्यवस्था में एग्जिस्ट होने के लिए, इकोनॉमी में एग्जिस्ट करने के लिए आप एक पेमेंट देते हो. उस पेमेंट का यूज वो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी या सरकार रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए करती है. दूसरा पुनर्वितरण, उन लोगों के तक पहुंचाने के लिए जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है, और डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सारे आइडियाज के ऊपर फोकस करती है. देन ये कुछ व्यवहार के सुधार के लिए भी होती है, कुछ बिहेवियर के करेक्शन के लिए भी होती है. जिससे देखो, कुछ चीजों को बैन नहीं कर सकते, और बैन करना हर चीज को इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो अगर आप लीगली उसको बंद कर दोगे तो वो इलीगली चलेंगे. तो उसको, लेकिन वो बिहेवियर को करेक्ट करना चाहते हैं. दे वांट कि पीपल देमसेल्फ शुड स्टॉप इट. एंड वन ऑफ द थिंग इज सिन गुड्स. बिहेवियर करेक्शन में, व्यवहार सुधार में सिन गुड्स. सिन गुड्स में क्या आते हैं, तंबाकू, गुटखा, वो सारे, उन पे हाई टैक्सेशन होगा जिससे कि बिहेवियर करेक्शन हो सके. और वो पैसा जो है वो अगेन सरकार जो है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेगी. अगर ये, अब इमेजिन करो, अगर सरकार इस पे टैक्स कम करती है तो क्या होगा, लोग खुद मोटिवेट हो जाएंगे. आप इमेजिन करिए, अगर आज सिगरेट का कॉस्ट 30 रुपीज या 20 रुपीज है,
कल को अगर वो 20 से 30 होता है तो पीपल विल एटलीस्ट ट्राई टू बाई इट लेस. बट अगर वो 20 रुपीज से 10 रुपीज या 5 रुपीज हो जाता है तो इमीडिएटली उसका कंजम्पशन बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ेगा और लॉन्ग टर्म पे देश के एग्जिस्टेंस पे भी पड़ सकता है उसका इम्पैक्ट, है ना. तो दैट इज, इट इज नो सीक्रेट कि कुछ स्टेट्स ने एक्चुअली अल्कोहल को बैन किया है. अगर वो सही होता तो उसे बैन करने की क्या आवश्यकता थी, और अभी तक बैन है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, पीपल आर नॉट अगेंस्ट इट, मोस्टली दे आर फाइन बाय इट. ठीक है. तो बिहेवियर करेक्शन, बिहेवियर करेक्शन करने का एक तरीका है. लास्ट है इंडस्ट्रियल या सेक्टर की स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करना. अगर आप किसी सेक्टर को ज्यादा टैक्स करते हो तो वो सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन होता है, किसी सेक्टर का टैक्सेशन कम करते हो तो वो सेक्टर पुश होता है, और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी. अगर सरकार ने एक सिंपल सा एक बजट में एक वो ले आया, इमेजिन करो बजट में बोला कि जितने भी स्टार्टअप होंगे उनको 5 साल तक हम टैक्स ही नहीं करेंगे, तो लोग विल बी मोटिवेटेड कि भाई हम उस पे पुश करते हैं. उन्होंने बोला कि जो भी आदमी स्पेस टेक्नोलॉजी की क्या बोलते हैं कंपनी खोलेगा उसको हम 10 साल तक टैक्स नहीं करेंगे, तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए. दैट इज हाउ सरकार जो है टैक्स के थ्रू सेक्टर स्ट्रैटेजी भी डिसाइड करती है. अब आपको समझ में आ रहा है टैक्सेशन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी में, एंड हाउ बजट इज एक्चुअली कमिंग इन प्ले, क्योंकि बजट इज ऑल्सो अबाउट टैक्सेशन. हमने एक्सपेंडिचर बहुत डिटेल में पढ़ा, अब टैक्सेशन को भी समझना जरूरी है. टैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमी की क्लास में ज्यादा डीप ना घुसते हुए हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस जो एबिलिटी बेस्ड टैक्सेस है, एबिलिटी मतलब जिसकी ज्यादा खर्च करने की शक्ति है, ज्यादा कमाने की शक्ति है, सॉरी खर्च नहीं बोलूंगा, ज्यादा कमाने की शक्ति है वो ज्यादा टैक्स देगा. जिसकी सैलरी या प्रॉफिट जितनी ज्यादा उसका ज्यादा उतना डायरेक्ट टैक्स. सिंपल. कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स मेनली. इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, वो खपत को टैक्स करता है. आप ज्यादा चीजें खरीदोगे आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो, आप कम चीजें खरीदो आप कम टैक्स दे रहे हो. ये 2 टैक्सेशन है. ठीक. अब 2 चीज हमें समझ में आई कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस. अब एक एक टैक्स को हम समझेंगे कि बजट ने इसको कैसे एक्सेस किया. वी विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट बिकॉज यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत डीप में जाना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना टैक्स स्लैब था, कितना प्रतिशत टैक्स बढ़ा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा कि कम हुआ. 1 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो बढ़ाया गया, बट बहुत सारे टैक्सेस के डिटेल्स को हमको नहीं जानना. यूपीएससी डजंट आस्क मच अबाउट इट. आप एक आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप सीए या उसकी एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वी विल डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ दोस टैक्सेशन रेजिम्स. जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है आपके इकोनॉमी में, और वो हम समझने की कोशिश करेंगे. सो ये तो हमने समझ लिया कि टैक्स इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, हमने समझ लिया ये. अब आगे समझते हैं. नाउ बजट के टैक्स हाइलाइट्स में डायरेक्ट टैक्स को समझते हैं. टैक्स स्लैब पे कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया गया है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई टैक्स स्लैब बढ़ाना कम करना, कुछ नए टैक्सेस लगा देना, कुछ नहीं. ये बहुत ही सिंपल बजट था, वैसे का वैसे ही जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है. इट्स गुड. थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पे फोकस किया गया न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के थ्रू. इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है टैक्सेशन में, कोई बहुत बड़ा उन्होंने टैक्स के पूरे सिस्टम को चेंज नहीं किया, सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया जिससे कि कंप्लायंस बढ़ सके, चीजें सिंपल हो सके और उससे कर में उछाल आए, टैक्स बॉयंसी बढ़े. मैं दिखा रहा हूं कैसे. और इसका फोकस था वो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे. अब जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो ये मैंने पहले बताया ना आपको कि टैक्स पेयर को अब पनिश नहीं किया जा रहा है, टैक्स पेयर्स को अब एक पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है कि आप ग्रोथ की एक सीढ़ी के रूप में हमारे साथ काम करेंगे हाथ से हाथ मिला के. रादर देन हम ये नहीं आएंगे कि आपको क्या करेंगे इतने सारे एग्जाम्शन दे देंगे, फिर हम देखेंगे कि आपने एग्जाम्शन का कैसे मिसयूज किया है और आपको पकड़ेंगे. जो ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था, ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था, हायर टैक्स होते थे, एग्जाम्शंस बहुत सारे होते थे, बहुत सारी छूट दी जाती थी, कर में छूट, उसका मिसयूज होता था और मिसयूज को हम पकड़ने के लिए बैठ जाते थे कि तुमने ऐसे मिसयूज किया तो तुम कर की चोरी कर रहे हो, तुम्हें ये किया जाएगा. उसकी वजह से क्या होता था, टैक्स बेस जो है, टैक्स का फाउंडेशन बहुत स्मॉल होता था. क्यों? लोग छूट से बच के निकल जाते थे, बहुत सारी छूट थे. अब तुम टैक्स का कितना भी परसेंटेज बढ़ा दो, छूट दे दोगे तो लोग निकल जाएंगे.
अब उसके बाद निकलेंगे तो तुम्हें क्या बोलते क्या करना पड़ेगा, उनके पीछे भागना पड़ेगा, और भागोगे तो तुम खर्चा करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खर्च करेगा, ऊपर से करप्शन भी आएगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमने न्यू टैक्स रिजीम लाया था, उसमें मॉडरेट रेट ऑफ टैक्सेशन था, पर टैक्स बेस ऑटोमेटिकली बोल दिया, सीधा बोल दिया 12 लाख एंड ऑफ द डिस्कशन। छूट चाहते हो 75,000 एंड ऑफ द डिस्कशन, इससे ज्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे टैक्स छूट पे। तो उससे टैक्स बेस बढ़ गया और टैक्स कलेक्शन बेटर हुआ। उस टैक्स के कलेक्शन को बेटर होने से बजट डिस्कस करता है कि टैक्स बॉयंसी यानी कर में उछाल आया है। और कर में उछाल मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। मतलब जीडीपी के चेंज के अनुसार टैक्स रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ है, इस पे बजट ने बोला है कि देयर हैज बीन अ उछाल, इसमें कर में बॉयंसी इंक्रीज की। और ये इंक्रीज इसलिए की है क्योंकि अब हम अपना मॉडल ऑफ टैक्सेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नया इनकम टैक्स के थ्रू सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और दूसरा ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं सर लोगों के साथ, लोगों को फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं कि भाई आप इतना कमाओगे हम टैक्स कर देंगे, खत्म कहानी, इससे ज्यादा बात मत करिए बस। पर पहले क्या था, लोगों को लगता था यार इतनी सारी छूटें निकाल लेते हैं कुछ, अब ऐसा बंद करें। इसी को बोलते हैं न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम। एंड इसने सच में डायरेक्ट टैक्सेस को काफी उछाल किया है। पहले डायरेक्ट टैक्स काफी कम हुआ करते थे ओल्ड टैक्सेस, अब डायरेक्ट टैक्सेस काफी बढ़े। दिस इज द मेनली आइडिया दैट यू शुड हैव फॉर बजट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। अब हम विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स में मोटा मोटी अब एक जीएसटी बचता है जिसने सारे टैक्सेस को एक साथ ले लिया, दूसरा बचता है कस्टम ड्यूटी। अब जीएसटी के साथ दिक्कत क्या है, ज्यादा से ज्यादा तो जीएसटी काउंसिल के कंट्रोल में है इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो बजट के स्कोप से बाहर हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, बचा क्या, कस्टम ड्यूटी। पर इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, दो मेजर रोल प्ले करता है। एक है प्राइस को शेप करता है, आपके देश में चीजों के प्राइस कैसे होंगे उसका निर्धारण इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देता है। एग्जांपल, अभी जीएसटी गिरा, तुरंत रातों रात आपका रेल नीर का कॉस्ट 15 से 14 रुपए हो गया, एजुकेशन में 0% टैक्सेशन हो गया, इंश्योरेंस में जीएसटी घटने की वजह से इंश्योरेंस का प्रीमियम तुरंत घट गया। जिन जिन का इंश्योरेंस का प्रीमियम 1,10,000 था 85,000 हो चुका है। समझ पा रहे हो कि क्या चेंज आया एक टैक्स, क्यों, प्राइस को शेप किया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम करता है, सप्लाई चेन की स्टीयरिंग करता है। मतलब सप्लाई चेन कितना पावरफुल बनेगा नहीं बनेगा उसकी स्टीयरिंग करता है। जैसे अगर इसका एग्जांपल है टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी। अगर आपने, आपका सप्लाई चेन हम समझते हैं टेक्सटाइल का चेन, गुजरात में कॉटन बना, कोलकाता में कपड़े बने, या फिर तमिलनाडु में कपड़े बने। आपने अगर कपड़ों पे टैक्सेस को बढ़ा दिया या कॉटन में टैक्सेस को बढ़ा दिया, पूरा सप्लाई चेन इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके जो कपड़े के कॉस्ट है बढ़ गए, एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा कपड़ों का। तो एक बड़ा मेजर बजट का डिसीजन एक्चुअली कस्टम ड्यूटी पे होता है। अगर वो कस्टम ड्यूटी पे चेंज करता है तो एक्सपोर्ट हैम्पर या पुश होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बजट एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम पे क्या, कस्टम्स पे क्या काम करता है। तो लार्जली इट इज अ बजट टूल, मतलब कस्टम ड्यूटी ही है जो बजट टूल है। पहला प्रोटेक्शन का काम करेगा। प्रोटेक्शन कैसे, कुछ सेक्टर को बचाने की कोशिश करेगा, कम टैक्स करेगा, सेक्टर बच जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर को, फुटवेयर सेक्टर को बचाना है, लेदर सेक्टर को बचाना है, टैक्स कम कर दो, ऑटोमेटिकली चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग खरीदेंगे, प्रोटेक्ट हो गया सेक्टर। एक्सपोर्ट बूस्ट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया सेक्टर। दूसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमें वियतनाम से झगड़ना है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाने हैं एट अ लोअर कॉस्ट। कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक अच्छा शब्द है उसके लिए। अब अगर ये करना है हमें, तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनानी पड़ेगी। हमारी सामरिक रूप से हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि हमें पूरे वर्ल्ड के साथ हम एक्चुअली लोहा ले सके इन दैट सेक्टर। कस्टम ड्यूटी कम कर दो, एक्सपोर्ट कम कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें सस्ती हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप बेच पाओगे। इस चीज को आप स्टडी करके आइएगा। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जीएसटी में एक प्रॉब्लम थी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आई वांट यू टू कमेंट अपॉन इट, आप उसको जानने और समझें। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे काफी बात की है इस बजट ने कि हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को मिनिमाइज करना है।
अब मैं इसका एक हिंट दे देता हूं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज द एनिमी ऑफ जीएसटी टैक्स रेजिम। जीएसटी ने जो जो अच्छा काम किया है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उसको रिवर्स कर देता है, और उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता थी, और ये बजट उस पर बात करता है, और जीएसटी काउंसिल ने भी इस पे काफी वर्क किया है। देन वैल्यू चेन बिल्डिंग, मतलब हमें सप्लाई चेन, वैल्यू चेन बिल्ड करना है, तो हमें कस्टम ड्यूटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए टेक्सटाइल का एग्जांपल मैंने दिया आपको। तो इस बार देखा गया है मेनली बजट में कि रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम स्लैब्स। अब जो कस्टम्स के जो स्लैब्स थे, अलग अलग टैक्सेशन के स्लैब्स थे कि इस पे इतना टैक्स लगेगा, उस पे इतना टैक्स लगेगा, उस पे रिव्यू किया गया, टैक्स को चेंज किया गया। क्या रिव्यू, किसका कितना टैक्स, नन ऑफ आवर बिजनेस। ड्यूटी रिडक्शन किया गया है, कस्टम ड्यूटी, कुछ क्रिटिकल इनपुट के लिए, जो इनपुट हमें कर्तव्य वन पे हेल्प करने वाले हैं। कर्तव्य वन में हमने ग्रोथ की बात बोली, उसमें हमने बोला कस्टम ड्यूटी की जरूरत है हमें। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसके मैन्युफैक्चर, और क्रिटिकल मिनरल, याद है आपको उसमें रेयर अर्थ मिनरल की बात की गई थी, कॉरिडोर। अब आप सब कर रहे हो और कस्टम ड्यूटी पे हेल्प नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वो इन्होंने टैक्सेशन में काम किया। इट इज ऑल कनेक्टेड, कुछ को भी अलग अलग मत पढ़ना कि ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो यूपीएससी मेंस नहीं निकल पाएगा, ठीक। एंड फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जीएसटी में जो एक प्रॉब्लम है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के, उस पर फोकस करने का भी काम किया गया, ठीक। नाउ वी कम एट द एंड ऑफ दिस बजट का वीडियो। उससे पहले हम जो पूरे टैक्स में एक चेंजेस किए, टैक्स स्ट्रक्चर को लार्जली इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं कि जो अपना टैक्स सिस्टम है वो स्टेबिलिटी पे, देखो बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं किए हैं, स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस किए। कंप्लायंस में कि लोग कंप्लाई करें, टैक्स का बेस बढ़े। टैक्सेशन पे कोई बहुत ज्यादा हमने पॉपुलिस्ट कुछ नहीं किया कि इतनी छूट उतना छूट, कुछ नहीं भाई। आप कंप्लाई करिए, टैक्स का स्लैब हमने पिछले साल कम कर दिया था, सब ठीक है। अब आप कंप्लाई करिए, बात मानिए, टैक्स को हम सिंपल कर रहे हैं। देन इंडस्ट्रियल स्टीयरिंग, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की गई। ये मेनली 3 मोटिव था बजट का, टैक्सेशन के, टैक्स सिस्टम जो बजट ने पेश किया उसमें। देन डायरेक्ट टैक्सेस में हमने पढ़ा कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है उस पर कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं किया गया, वो सेम प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स में स्टेबल रखा गया, कोई बड़ा चेंज नहीं कि किसी कॉर्पोरेट को बहुत इफेक्ट करे, स्टेबल रेजिम। कंप्लायंस एंड बेस वाइडनिंग, हमने कंप्लायंस और टैक्स बेस बढ़ाया। हमने टैक्स बॉयंसी यानी कर के उछाल पे भी फोकस किया। इस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में हमने बजट में ऐसे काम किया। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने कस्टम ड्यूटी पे कुछ हेल्प किया, रैशनलाइज किया कस्टम ड्यूटी को, वो हमने पिछले स्लाइड में समझा अच्छे से। और कुछ स्पेसिफिक कस्टम्स ड्यूटीज को चेंज किया, बट मोर और लेस अगेन आवर फोकस इज अपॉन स्टेबिलिटी, कंप्लायंस, बस। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश, इस पे हमारा पूरा टैक्स सिस्टम बेस्ड। ऑन द अदर एंड इफ वी सी कि किस तरीके से इस टाइप का जो टैक्स है वो डेफिसिट को कैसे हेल्प करता है, इसको हम समझते हैं। क्योंकि टैक्स का एक डायरेक्ट कनेक्शन, ये अगेन मेंस के लिए आपको एक हेल्प कर देगा कि टैक्स का डेफिसिट, टैक्स जो है किस तरीके से डेफिसिट में हेल्प करता है। अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ी तो आपका, हमने दिखाया था ना, फिस्कल कंसोलिडेशन बेटर होगा। क्यों? डेफिसिट, आपको कम उधारी लेनी पड़ेगी, तो फिस्कल कंसोलिडेशन, तो आपकी फिस्कल डेफिसिट कम होगी। और अगर आप और अगर कम होगी तो आपकी बोरोइंग प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि आप उस बोरोइंग नेक्स्ट इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए उस बोरोइंग का यूज नहीं करोगे, उस बोरोइंग का यूज आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करोगे। तो प्रोडक्टिव बोरोइंग हुई एंड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। जैसे ही पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, मैंने एक और पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि ग्रोथ मल्टीप्लायर के रूप में एक्ट करता है, ग्रोथ को पुश करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पुश होगा, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ से इनडायरेक्टली कर में उछाल आएगा, और वो कर में उछाल अगेन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएगा। द साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड दिस इज हाउ, कैसे एक स्टेबल कंप्लायंस टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। भले शॉर्ट टर्म में आपको कोई ब्लास्ट नहीं दिखेगा बजट में इन द टैक्सेशन, बट लॉन्ग टर्म में देयर विल बी अ मोर स्टेबल ग्रोथ। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ बजट, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ आवर ग्रोथ, आवर आइडिया ऑफ ग्रोथ। ठीक है। लास्ट इज, नाउ विल ट्राई टू ओवरऑल, हम पूरे बजट का एक आइडिया, एक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इस बजट के वीडियो में सीखा। फर्स्ट, 3 कर्तव्य का आर्किटेक्चर हमने समझा कि किस तरीके से विकास
कैपेसिटी और इंक्लूजन, इन तीनों को बजट देखता है। देन हमने फिजिकल ग्रोथ का ट्रांसमिशन लूप भी देखा कि टैक्स स्टेबिलिटी होती है, रेवेन्यू स्ट्रेंथ, आप इसको समझेंगे तो सेम पीछे वाला ही जो था उसी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपको आंसर राइटिंग के लिए और मेनली प्री के लिए याद होने चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट कहाँ है, रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ है, ईआरडी क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार कितना हो रहा है। मेन डॉक्यूमेंट्स आपको इसके थ्रू बताए गए। एंड ओवरऑल वी अंडरस्टूड दैट हाउ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड ऑल पार्ट्स ऑफ बजट अरे एक्चुअली उसका मोटिव क्या है, यूपीएससी उसको किस तरीके से देखेगा, आंसर राइटिंग में उसका क्या उपयोग है, एंड प्री के क्वेश्चन पीवाईक्यू को किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास, वी एंडेड।